रात के 11:45 हुए थे। इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाला हाईवे असामान्य रूप से शांत पड़ा था, जैसे सड़क खुद किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। दूर दूर तक बस ट्रकों की फीकी रोशनी कभी कभार चमकती और फिर अंधेरे में डूब जाती। गर्मी की रात थी, हवा भारी और धूल से भरी हुई। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक सिल्वर रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार की हेडलाइट्स सामने पड़े बैरिकेड पर जा टिकीं। अचानक सीटी बजी। रुको। आवाज तेज थी, आदेश जैसी। कार रुक गई। दरवाजा खुला। एक महिला बाहर उतरी। साधारण सलवार, कुर्ता, कंधे पर बैग, चेहरा शांत। सामने खड़ा था थानेदार ठाकुर राघव प्रताप, वर्दी करीने से पहनी हुई, पर आंखों में सत्ता का नशा साफ झलकता हुआ। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, जैसे कोई वस्तु परखी जा रही हो। इतनी रात को कहां से आ रही हो? उसकी आवाज में सवाल कम, शक ज्यादा था। महिला ने सीधा जवाब दिया, ऑफिस से। ऑफिस? वह हंसा, पीछे खड़े सिपाहियों की ओर देखकर बोला, सुना तुम लोगों ने? रात के 12 बजे ऑफिस से आ रही हैं मैडम। कुछ सिपाही खिलखिलाए। महिला ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने राघव को और उकसाया। कागज दिखाओ, गाड़ी के पेपर, पहचान पत्र। उसने हाथ आगे बढ़ाया। महिला ने बैग खोला, कागज निकाले, शांत भाव से पकड़ा दिए। राघव ने कागज ऐसे देखे जैसे उसे पढ़ने की जरूरत ही न हो। नाम आर्या देशमुख। उसने नाम दोहराया, फिर हल्की मुस्कान आई। देशमुख जी, ये इलाका सुरक्षित नहीं है। अकेली महिला का इस समय निकलना ठीक नहीं। या फिर? वह थोड़ा झुककर बोला, कोई खास वजह है? सिपाहियों की हंसी फिर गूंजी। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैं कानून का पालन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यहां मौजूद सभी लोग भी वही करेंगे। स्वर धीमा था, मगर स्थिर। राघव का चेहरा कस गया। उसे यह लहजा पसंद नहीं आया। यहां कानून मैं हूं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पर इतना ऊंचा कि सब सुन लें। तलाशी लो गाड़ी की। 2 सिपाही आगे बढ़े। दरवाजे खोले गए। डिक्की देखी गई। सीटों के नीचे टॉर्च डाली गई। कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कुछ मिला? राघव ने पूछा। नहीं साहब। जवाब आया। हूँ। वह आर्या के ओर करीब आ गया। तो अब सवाल यह है कि इतनी रात को अकेली हाईवे पर बिना किसी संगत के क्या वजह हो सकती है? उसकी नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। मैंने जवाब दे दिया है, आर्या ने शांत स्वर में कहा। और अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद ना आए तो? राघव ने चुनौती दी। हवा में तनाव गाढ़ा हो गया। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हाईवे फिर सन्नाटे में डूब गया। आर्या ने एक क्षण के लिए बैरिकेड के उस पार अंधेरा देखा, फिर वापस उसकी ओर। आपका पसंद या नापसंद कानून का हिस्सा नहीं है, उसने कहा। यह वाक्य जैसे सीधा उसके अहंकार पर चोट था। राघव ने होंठ भींचे। पीछे खड़े सिपाहियों में से एक ने धीरे से कहा, साहब, जाने दीजिए, कुछ नहीं है। राघव ने उसे घूरा। तुम सिखाओगे मुझे? फिर उसने निर्णय लिया, अचानक और कठोर। इसे थाने ले चलो। पूछताछ होगी। इतनी रात को संदिग्ध गतिविधि में पकड़ी गई है। किस आधार पर? आर्या ने पूछा। आधार? वह हंसा। आधार की जरूरत तब होती है जब सामने वाला बराबरी पर हो। अभी तुम संदिग्ध हो। मैं सहयोग कर रही हूं, उसने कहा। सहयोग? वह और पास आया। उसकी आवाज में व्यंग्य घुला हुआ था। सहयोग तब दिखेगा जब तुम बिना सवाल किए साथ चलोगी। एक सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला। आर्या ने क्षण भर के लिए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। एक सिपाही ने कहा तक नहीं नहीं, पर भीतर कहीं हलचल जरूर थी। अपमान की आग शांत सतह के नीचे सुलग रही थी। उसने बैग कंधे पर टांगा और बिना प्रतिरोध जीप की ओर बढ़ी। अकड़ तो देखो, एक सिपाही बुदबुदाया। राघव ने सुन लिया। अकड़ अभी निकालते हैं, उसने कहा। जीप स्टार्ट हुई। बैरिकेड पीछे छूट गया। हाईवे का सन्नाटा फिर फैल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रास्ते में राघव ने रेडियो बंद कर दिया। तुम जानती हो, उसने पीछे मुड़कर कहा, पिछले कुछ दिनों से कई महिलाएं गायब हुई हैं। शहर में डर का माहौल है। ऐसे में तुम्हारा यूं घूमना शक पैदा करता है।
डर तब पैदा होता है जब सुरक्षा देने वाले खुद डर का कारण बन जाएं, आर्या ने जवाब दिया। जीप के भीतर एक क्षण को चुप्पी छा गई। सिपाही असहज हो उठे। राघव ने दांत भींचे पर खुद को संयत दिखाने की कोशिश की। तुम बहुत बोलती हो, उसने कहा, और आप बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, उसने प्रत्युत्तर दिया। जीप मोड़ लेकर छोटे से ट्रांजिट चेकपोस्ट पर रुकी। बाहर पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी। अंदर जाते ही धूल और पसीने की मिलीजुली गंध ने स्वागत किया। नाम दर्ज करो, राघव ने आदेश दिया। एक सिपाही ने रजिस्टर खोला। आर्या देशमुख, उसने दोहराया। आरोप? सिपाही ने पूछा। राघव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, संदिग्ध गतिविधि, पूछताछ हेतु रोका गया। शब्द कागज पर उतर गए। आर्या ने रजिस्टर की ओर देखा। मैं आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं, उसने शांत स्वर में कहा। यहां आपत्ति नहीं, आदेश चलते हैं, राघव ने कहा। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे कोई अदालत लगा रहा हो। बैठो, उसने सामने की टूटी कुर्सी की ओर इशारा किया। आर्या बैठ गई। टेबल के पार दोनों की आंखें मिलीं। बाहर हवा में लटका बल्ब हिल रहा था। उसकी छाया दीवार पर कांप रही थी। तो बताओ, असली वजह क्या है? उसने फिर पूछा। आप वही सुनेंगे जो आपको पहले बताया गया, उसने कहा। और अगर मुझे सच्चाई चाहिए, तो आपको पहले अपने प्रश्न का आधार तय करना होगा, उसने उत्तर दिया। राघव को लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी हो गई हो। वह अभ्यस्त था कि लोग उसकी आवाज से डरें, झुकें, गिड़गिड़ाएं। यहां सामने बैठी महिला न झुकी थी, न आवाज कांपी थी। यह चुप्पी, यह स्थिरता उसे असहज कर रही थी। उसने मेज पर हाथ पटका। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? एक अधिकारी से, उसने कहा, जिससे मैं उम्मीद करती हूं कि वह अपने पद का सम्मान करेगा। यह वाक्य कमरे में देर तक गूंजता रहा। बाहर खड़े सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। राघव के चेहरे पर लाली फैल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह उठ खड़ा हुआ। फिर अचानक उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अभी नहीं, पहले इसे तोड़ना होगा। इमरान, उसने आवाज लगाई। एक युवा सिपाही अंदर आया। इसे अस्थायी कमरे में बैठाओ, फोन जब्त करो, सुबह तक देखेंगे। इमरान ने क्षण भर के लिए आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षीण सहानुभूति की झलक थी। जी साहब, उसने कहा। आर्या खड़ी हुई। जाते जाते उसने एक बार फिर राघव की ओर देखा। कानून किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता, उसने धीरे से कहा। राघव ने जवाब नहीं दिया, पर उसके भीतर कुछ खौलने लगा था। दरवाजा बंद हुआ। बाहर रात और गहरी हो गई। ट्रांजिट चेक पोस्ट की पीली रोशनी में सत्ता और अपमान की कहानी आकार ले रही थी। राघव ने सिगरेट जलाई, लंबा कश लिया और खुद से बुदबुदाया, देखता हूं कितनी देर टिकती है यह शांति। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसने जो निर्णय अभी लिया है, वही निर्णय धीरे धीरे उसके नियंत्रण से सब कुछ खींच लेगा। अभी वह खुद को अजेय समझ रहा था। उसे लगता था कि यह भी बाकी सब की तरह झुक जाएगी, पर उस कमरे में बैठी महिला की चुप्पी साधारण नहीं थी। वह चुप्पी किसी तूफान से पहले की स्थिर हवा जैसी थी। और उस रात हाईवे के उस सुनसान मोड़ पर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो सिर्फ एक व्यक्ति की अकड़ की कहानी नहीं रहने वाला था। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रांजिट चेक पोस्ट की इमारत बाहर से जितनी छोटी दिखती थी, भीतर से उतनी ही भारी और दमघोंटू लगती थी। इमरान ने लोहे का एक दरवाजा खोला और इशारे से आर्या को अंदर बैठने को कहा। कमरा अस्थायी पूछताछ कक्ष जैसा था। एक टूटी मेज, दीवार से टिकाई गई प्लास्टिक की कुर्सी, ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट और कोने में लगा पुराना कैमरा जो शायद महीनों से साफ नहीं किया गया था। दीवारों पर नमी के दाग थे और हवा में बासीपन तैर रहा था। इमरान ने धीमे स्वर में कहा, फोन। आर्या ने बिना बहस किए अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया। उसने फोन बंद किया, रजिस्टर में कुछ लिखा और दरवाजा आधा बंद करते हुए क्षण भर को रुका। उसकी आंखों में प्रश्न था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर साहस नहीं जुटा पा रहा हो। पानी चाहिए तो बता दीजिएगा, उसने औपचारिक स्वर में कहा। आर्या ने सिर हिलाया, धन्यवाद। दरवाजा बंद हुआ और भीतर सन्नाटा भर गया।
बाहर से हल्की हंसी की आवाज आई राघव की। वह किसी बात पर जोर से ठहाका लगा रहा था, जैसे यह सब उसके लिए खेल हो। आर्या ने कमरे का निरीक्षण किया। उसकी नजर कैमरे पर गई। धूल जमी थी, पर लाल बत्ती धीमे धीमे जल रही थी। उसने मन ही मन नोट किया, कैमरा सक्रिय है या केवल दिखावे के लिए लगा है, यह बाद में समझना होगा। उसने बैग अपनी गोद में रखा और पीठ कुर्सी से टिकाई। भीतर की हलचल धीरे धीरे संयत हो रही थी। अपमान का क्षण बीत चुका था, अब विश्लेषण का समय था। उसे याद आया कि पिछले 2 हफ्तों से शहर में महिलाओं के लापता होने की खबरें बढ़ती जा रही थीं। अधिकतर मामलों में आखिरी लोकेशन यही हाईवे था। शिकायतें दर्ज हुईं, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फाइलें आगे बढ़ती रहीं, मगर नतीजा शून्य। अब वह स्वयं उसी जगह बैठी थी जहां से शायद धागे जुड़ते हों। बाहर किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। 2 सिपाहियों के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर धीमे स्वर में किसी महिला की सिसकियां। आर्या का ध्यान तुरंत उधर गया। कमरे की दीवार पूरी तरह ठोस नहीं थी। ऊपर की तरफ जालीदार वेंटिलेशन था, जिससे हल्की आवाजें भीतर आ सकती थीं। उसने सांस रोके सुना। चुप बैठो, किसी ने कठोर आवाज में कहा। सुबह देखेंगे। सिसकियां कुछ पल के लिए तेज हुईं, फिर धीमी पड़ गईं। आर्या की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। इसका मतलब था वह अकेली नहीं है। कुछ देर बाद इमरान फिर आया। उसने दरवाजा खोला और भीतर झांका। मैडम, मेरा मतलब देशमुख जी, पानी। उसने बोतल आगे बढ़ाई। आर्या ने बोतल ली। धन्यवाद कांस्टेबल। उसने जानबूझकर पद का संबोधन इस्तेमाल किया। इमरान चौंका। आपको कैसे? वह रुक गया। आर्या ने सीधी निगाह से कहा, नाम की पट्टी पढ़ना मुश्किल नहीं होता। इमरान ने हल्की सी मुस्कान दबाई, फिर गंभीर हो गया। आपको थोड़ी देर यहीं बैठना होगा। उसने कहा, यह पहली बार है? आर्या ने शांत स्वर में पूछा। इमरान ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, क्या? कि किसी महिला को इस तरह रोका गया हो। इमरान ने नजरें झुका लीं। बाहर से फिर राघव की आवाज आई, इमरान। वह चौंका, जी साहब, और तुरंत बाहर निकल गया। दरवाजा फिर बंद। आर्या ने पानी की एक घूंट ली और मन में जोड़ना शुरू किया। यहां केवल व्यक्तिगत अहंकार नहीं, एक पैटर्न है। थोड़ी देर बाद गलियारे में हलचल बढ़ी। किसी को दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा था। एक और महिला की आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया। जवाब में किसी ने डांटा, चुप रहो। आर्या का दिल एक क्षण के लिए भारी हुआ, पर चेहरे पर वही शांति बनी रही। वह समझ चुकी थी कि इस रात की असली कहानी अभी खुलनी बाकी है। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार इमरान के साथ एक मध्यम आयु की महिला थी, जिसके चेहरे पर थकान और भय साफ झलक रहा था। इसे यहां बैठा दो, बाहर से आवाज आई। महिला को उसी कमरे में कुर्सी के पास फर्श पर बैठा दिया गया। इमरान ने दरवाजा बंद किया और जाते जाते क्षण भर को आर्या की ओर देखा। महिला ने घबराई नजर से आर्या को देखा, जैसे पूछ रही हो तुम भी फंसी हो। आर्या ने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम? महिला ने कांपती आवाज में कहा, सविता। फिर आंखों से आंसू बह निकले। कब से यहां हैं? 3 दिन, सविता ने कहा। मुझे बस स्टैंड से उठाया था। कहा पूछताछ है। फिर उसकी आवाज भर्रा गई, परिवार, उन्हें नहीं पता मैं कहां हूं। कमरे में भारी चुप्पी छा गई। आर्या ने धीरे से कहा, डरिए मत, सुबह तक बहुत कुछ बदल सकता है। सविता ने अविश्वास से देखा, यहां कुछ नहीं बदलता। यह वाक्य आर्या के भीतर गूंज गया। बाहर से कुर्सी घसीटने की आवाज आई। राघव शायद उसी कमरे में बैठा था जहां उसने पूछताछ शुरू की थी। कुछ देर बाद इमरान फिर आया। उसने सविता को इशारे से बाहर बुलाया। साहब बुलाया को थान करेगा। रहे हैं। सविता की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए उठी। जाते जाते उसने आर्या की ओर देखा। उस नजर में सहायता की याचना थी। दरवाजा बंद हो गया। अब आर्या अकेली थी। उसने सिर पीछे टिकाया और आंखें कुछ क्षण बंद कीं। उसके भीतर 2 धाराएं चल रही थीं, एक भावनात्मक, दूसरी रणनीतिक। भावनात्मक धारा कहती थी, तुरंत हस्तक्षेप करो, अन्याय रोक दो। रणनीतिक धारा कहती थी, अभी समय नहीं, साक्ष्य चाहिए, पूरी जड़ पकड़नी होगी। लगभग 20 मिनट बाद सविता वापस आई।
उसके चेहरे पर अपमान की परत साफ दिख रही थी, पर वह चुप थी। वह फर्श पर बैठ गई, सिर घुटनों में छिपा लिया। आर्या ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी प्रश्न घाव गहरा कर देते हैं। समय धीरे धीरे सरकता रहा। रात के 2 बज गए। बाहर सन्नाटा और घना हो गया। तभी गलियारे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे। कितनी हो गई अब? एक ने पूछा। 21, दूसरे ने कहा। साहब कहते हैं सब संदिग्ध थीं। संदिग्ध या? वाक्य अधूरा रह गया। कदमों की आहट पास आई और फुसफुसाहट बंद हो गई। 21, यह संख्या आर्या के दिमाग में दर्ज हो गई। इमरान तीसरी बार आया। इस बार उसके हाथ में एक प्लेट थी। खाना, उसने कहा। सविता ने सिर नहीं उठाया। आर्या ने प्लेट ली और कहा, आपकी ड्यूटी कब से है? इमरान ने चौंक कर देखा। शाम से। और कितनी देर? सुबह 6 तक। लंबी रात है, उसने कहा। इमरान ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यहां हर रात लंबी होती है। उसकी आवाज में थकान के साथ कुछ और भी था, संकोच, शायद अपराधाबोध। आर्या ने उसे देखा। हर रात एक जैसी नहीं होती। इमरान ने क्षण भर उसकी आंखों में देखा, फिर जल्दी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद। कुछ देर बाद दूर से राघव की ऊंची आवाज सुनाई दी, कोई बाहर खबर न जाए। यह वाक्य महत्वपूर्ण था। आर्या ने मन ही मन दोहराया, खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है कि भीतर कुछ ऐसा है जो उजागर होने से डरता है। सविता ने धीरे से सिर उठाया। आपको भी छोड़ेंगे नहीं? आर्या ने शांत स्वर में कहा, छोड़ना उनका निर्णय नहीं होगा। सविता ने पहली बार गौर से उसे देखा। आप डरती नहीं? उसने पूछा। डर हर इंसान को लगता है, आर्या ने कहा, पर डर को दिशा देनी पड़ती है। यह उत्तर सविता के लिए नया था। उसने हल्की सी उम्मीद से पूछा, आप क्या करेंगी? आर्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, सुबह तक इंतजार कीजिए। रात के 2:30 बज चुके थे। ट्यूबलाइट और भी तेजी से झिलमिलाने लगी। बाहर किसी के कदम तेजी से भागे। फिर एक दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। सविता सिमट गई। आर्या ने कुर्सी से उठकर कमरे का कोना देखा जहां दीवार थोड़ी में सी उखड़ी हुई थी। उसने ध्यान से उस जगह को देखा। वहां से शायद दूसरे कमरे का आंशिक दृश्य मिल सकता था। उसने खुद को सामान्य दिखाते हुए उस ओर कदम बढ़ाए, जैसे कमरे में टहल रही हो। दीवार के पास खड़े होकर उसने देखा, गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जिस पर ताला नहीं लगा था। भीतर हल्की रोशनी थी। एक छाया हिल रही थी। शायद और भी महिलाएं। यह अनुमान अब लगभग निश्चित था। यह केवल पूछताछ नहीं, अवैध हिरासत है। उसने वापस कुर्सी पर बैठते हुए सोचा, यदि सुबह तक यह खेल चलता रहा तो प्रमाण जुटाने का तरीका ढूंढना होगा। लगभग 3 बजे इमरान फिर आया। इस बार वह अकेला था और उसकी चाल धीमी थी। उसने दरवाजा आधा खोला और फुसफुसाकर कहा, साहब सो गए हैं। आर्या ने ध्यान से उसकी ओर देखा। यहां और कितनी महिलाएं हैं? उसने सीधे पूछा। इमरान ने हिचकिचाते हुए कहा, 5, इस पोस्ट पर। बाकी? वह रुक गया। बाकी? मुख्य थाने में। क्या आरोप है उन पर? कोई ठोस नहीं, उसने स्वीकार किया। फिर, साहब कहते हैं पूछताछ जरूरी है। और आप? इमरान चुप रहा। यह चुप्पी उत्तर थी। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, हर वर्दी केवल आदेश से नहीं चलती, विवेक से भी चलती है। इमरान की आंखों में हलचल हुई। उसने कहा, आप अलग हैं। कैसे? आप विनती नहीं कर रही? आर्या ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी विनती से अधिक प्रभावी चीज होती है सत्य। इमरान कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बोला, सुबह से पहले कुछ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि तब तक। उसने वाक्य अधूरा छोड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा फिर बंद। अब रात का अंतिम पहर था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। सविता थकान से सो गई थी, फर्श पर ही। आर्या ने घड़ी नहीं देखी, पर अंदाजा था कि 4 बजने वाले हैं। उसने मन ही मन योजना की रूपरेखा बनाई। यह केवल एक व्यक्ति का अहंकार नहीं, एक श्रृंखला है। 21 महिलाएं, अवैध हिरासत, धमकी, चुप्पी, और एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर तक खबर नहीं पहुंचने देता। यह सब उजागर करने के लिए जल्दबाजी नहीं, सटीक वार चाहिए।
तभी बाहर से अचानक तेज कदमों की आहट आई। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, साहब उठ गए। इमरान की आवाज आई, जी। फिर वही भारी स्वर, राघव का वो औरत कहाँ है? दरवाजे के सामने कदम रुके, ताला घूमा, दरवाजा खुला। राघव चौखट पर खड़ा था, आंखों में अधूरी नींद और पूरा अहंकार। उसने आर्या को देखा, जो कुर्सी पर सीधी बैठी थी, जैसे रात ने उसे थकाया न हो। तो देशमुख जी, उसने कहा, सोच लिया कुछ? आर्या ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, बहुत कुछ। कमरे में हवा एक बार फिर भारी हो गई। रात का सन्नाटा अब टूटने की कगार पर था। यह वह क्षण था जहां से कहानी केवल अपमान की नहीं, खुलासे की दिशा में मुड़ने वाली थी। बाहर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, पर चेक पोस्ट के भीतर अभी भी अंधेरा था, और उस अंधेरे में उम्मीद की एक पतली रेखा आकार लेने लगी थी। क्या वह रेखा सुबह तक टिकेगी या कुचल दी जाएगी, यह अगला क्षण तय करने वाला था। राघव दरवाजे की चौखट पर कुछ क्षण खड़ा रहा, जैसे कमरे के भीतर बैठी महिला की आंखों में कोई दरार तलाश रहा हो। बाहर आसमान हल्का होने लगा था, पर चेक पोस्ट की पीली रोशनी अभी भी बुझी नहीं थी। बहुत कुछ, उसने व्यंग्य से दोहराया। क्या सोच लिया तुमने? आर्या कुर्सी पर सीधी बैठी रही। रात भर की जाग के बावजूद उसके चेहरे पर थकान की जगह एक अजीब सी स्पष्टता थी। मैं सहयोग करूंगी, उसने धीमे स्वर में कहा। राघव ने भौहें उठाईं। अचानक इतना समझदारी भरा फैसला? समझदारी हमेशा अचानक नहीं होती, उसने उत्तर दिया। बस सही समय पर दिखाई देती है। राघव भीतर आया। उसने इमरान को इशारे से बाहर जाने को कहा। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब केवल दो लोग थे, एक जिसे अपने अधिकार पर अटूट भरोसा था और एक जो उस अधिकार की सीमाएं देख रही थी। तो बताओ, राघव ने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा। तुम यहां क्यों थी? मैंने पहले भी बताया, आर्या ने कहा। ऑफिस से लौट रही थी। कौन सा ऑफिस? प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म। यह उत्तर सामान्य था, पर स्वर में आत्मविश्वास ने उसे असामान्य बना दिया। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। तुम्हें पता है, पिछले दिनों कई महिलाएं इसी हाईवे से उठाई गई हैं, उसने कहा। मैंने सुना है, आर्या ने उत्तर दिया। और तुम्हें नहीं लगता कि इस समय बाहर घूमना खतरनाक है? खतरा तब होता है जब सुरक्षा देने वाला भरोसेमंद न रहे। यह वही वाक्य था जो उसने रात में कहा था, पर सुबह की रोशनी में उसका असर और गहरा लगा। राघव की आंखों में क्षणिक चिढ़ चमकी। वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। तुम जैसी औरतें खुद को बहुत समझदार समझती हैं, उसने कहा। थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या हो गई, सिस्टम को चुनौती देने लगती हैं। आर्या ने उसे गौर से देखा। अभी, इसी क्षण, वह चाहती तो उसका हाथ पकड़कर मोड़ सकती थी, कुर्सी गिराकर उसे असंतुलित कर सकती थी। उसकी ट्रेनिंग, उसका अनुभव, उसका शारीरिक संतुलन, सब उसके पक्ष में थे। वह देख रही थी कि राघव का दायां कंधा थोड़ा झुका हुआ है, शायद पुरानी चोट का असर। एक तेज वॉर उसे गिरा सकता था। बाहर शायद केवल दो सिपाही थे। दरवाजा अंदर से बंद था, पर कुंडी कमजोर दिख रही थी। मौका मौजूद था, पर क्या यह सही रास्ता था? उसने गहरी सांस ली। यदि वह अभी प्रतिकार करती, तो यह घटना एक महिला का पुलिस पर हमला बन जाती। 21 महिलाएं, उनका क्या, उनके बयान, उनका डर, सब छाया में रह जाता। आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? उसने पूछा। राघव रुका। कि यहां नियम मैं बनाता हूं, उसने कहा। और मैं केवल नियम समझना चाहती हूं, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। अगर मैं सहयोग करूं, तो क्या बाकी महिलाओं को छोड़ दिया जाएगा? यह प्रश्न सीधा था। राघव ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें दूसरों की इतनी चिंता क्यों? क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। यह वाक्य सामान्य लग सकता था, पर उसके भीतर गहराई थी। राघव हंसा। यहां जो भी आता है अकेला ही आता है, उसने कहा, और अकेला ही जाता है। आर्या ने पहली बार थोड़ा झुककर कहा, आप गलत हैं। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच सन्नाटा खिंच गया। बाहर से इमरान की आवाज आई, साहब, मीडिया की एक गाड़ी बाहर से गुजरी है। राघव ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गुजरी है, रुकी तो नहीं? नहीं साहब। ठीक है। दरवाजा फिर बंद। यह छोटी सी सूचना भी महत्वपूर्ण थी।
बाहर हलचल शुरू हो चुकी थी। आर्या ने यह नोट कर लिया। तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे पसंद नहीं, राघव ने कहा। और आपका अविश्वास मुझे चिंतित करता है, उसने उत्तर दिया। वह फिर पास आया, इतना पास कि उसकी सांस की गंध महसूस की जा सके। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें हफ्तों यहीं रख सकता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। किस आधार पर? संदेह। संदेह को प्रमाण की जरूरत होती है, यहां नहीं। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं था, मानसिक शक्ति का था। आर्या ने महसूस किया कि वह उसे उकसा रहा है, शायद चाहता है कि वह नियंत्रण खो दे, गुस्से में कुछ कहे या करे। उसने खुद को संयत रखा। ठीक है, उसने कहा, आप पूछताछ कीजिए। जो भी सवाल हैं, मैं जवाब दूंगी। राघव कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने कागज उठाया, कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे। पता, नौकरी, परिवार। आर्या ने सामान्य नागरिक की तरह जवाब दिए। उसने ध्यान रखा कि उसकी आवाज में कोई अतिरिक्त दृढ़ता न झलके, कोई संकेत न मिले कि वह उससे अधिक जानती है। लगभग 15 मिनट बाद राघव ऊब गया। तुम्हें पता है, उसने कहा, कल रात एक लड़की रो रही थी, कह रही थी उसने कुछ नहीं किया। सब यही कहते हैं। क्या उसने सच में कुछ किया था? आर्या ने पूछा। सच और झूठ मेरे लिए मायने नहीं रखते, उसने कहा। मायने रखता है नियंत्रण। यह स्वीकारोक्ति थी अहंकार की पराकाष्ठा। आर्या के भीतर क्षण भर को आग भड़की। वह चाहती थी कि उसी समय उसे बता दे कि उसका हर शब्द दर्ज हो रहा है, कि उसकी यह स्वीकारोक्ति भविष्य में उसके खिलाफ जाएगी। पर उसने खुद को रोका। अभी नहीं। नियंत्रण स्थायी नहीं होता, उसने कहा। और तुम स्थायित्व पर भाषण दोगी? राघव ने व्यंग्य किया। मैं केवल यह कह रही हूं कि डर से चलने वाला तंत्र अंततः खुद से डरने लगता है। राघव ने मेज पर हाथ मारा। बस, उसकी आवाज गूंजी। बाहर कदमों की आहट हुई। इमरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सब ठीक है साहब? हां, राघव ने ऊंची आवाज में कहा। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक स्वर बदलकर बोला, देखो देशमुख, अगर तुम सहयोग करोगी तो तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा, और शायद बाकी को भी। लेकिन अगर तुम अकड़ दिखाओगी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ा। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अकड़ नहीं, अधिकार की बात कर रही हूं। यह शब्द अधिकार राघव को चुभा। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। सोच लो, उसने जाते जाते कहा। यहां जो भी खेल होगा, मेरे नियमों से होगा। दरवाजा बंद। कमरे में फिर वही सन्नाटा। कुछ देर बाद इमरान अंदर आया। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। हां, आर्या ने कहा। साहब, गुस्से में थे। गुस्सा अक्सर डर की प्रतिक्रिया होता है, उसने कहा। इमरान ने चौंक कर देखा। डर? जब कोई अपने नियंत्रण पर अत्यधिक जोर देता है, तो समझिए उसे उसके टूटने का भय है। इमरान चुप रहा। बाकी महिलाएं? आर्या ने पूछा। अभी भी पीछे वाले कमरे में? उसने कहा। क्या उन्हें छोड़ने का कोई आदेश आया? नहीं। आएगा, आर्या ने धीमे स्वर में कहा। आपको कैसे पता? इमरान ने अनायास पूछ लिया। आर्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने केवल कहा, कभी कभी सुबह अपेक्षा से जल्दी आ जाती है। इमरान कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बोला, साहब ने कहा है कि आपको दोपहर तक रोका जाएगा। ठीक है, उसने सहजता से कहा। यह सहजता ही उसकी ताकत थी। भीतर कहीं वह रणनीति की अंतिम कड़ी जोड़ रही थी। उसे पता था कि बाहर सूचना की हलचल शुरू हो चुकी है। मीडिया की गाड़ी यूं ही नहीं गुजरी होगी। शिकायतें ऊपर तक पहुंची होंगी, पर जब तक ठोस प्रमाण न हों, कार्रवाई अधूरी रहेगी। और वह प्रमाण इसी जगह से निकलना था, बिना जल्दबाजी, बिना भावनात्मक विस्फोट के। उसने सविता की ओर देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। डरिए मत, उसने धीरे से कहा। कभी कभी धैर्य सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। सविता ने अनिश्चित सी मुस्कान दी। बाहर सूरज पूरी तरह उग आया था। चेक पोस्ट की दीवारों पर रोशनी की हल्की परत चढ़ने लगी। राघव अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में अब हल्की बेचैनी थी। खेल अभी खुलकर सामने नहीं आया था, पर दरारें दिखने लगी थीं।
और उस कमरे में बैठी महिला ने तय कर लिया था, वह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं चुनेगी। वह पूरी सच्चाई को उजागर करेगी। यही उसका नैतिक निर्णय था, यही उसका परीक्षण, और वह इस परीक्षा में जल्दबाजी नहीं करेगी। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन ट्रांजिट चेक पोस्ट के भीतर समय जैसे अटका हुआ था। बाहर सूरज उग आया था, पर अंदर नमी, अंधेरा और भय अभी भी ठहरा हुआ था। दोपहर होने तक आर्या और बाकी महिलाओं को पिछले हिस्से के बड़े कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। यह कमरा अस्थायी लॉकअप जैसा था। लोहे की सलाखें, फर्श पर पतली चादरें, कोने में टूटा हुआ पंखा जो घूम तो रहा था, पर हवा कम और आवाज ज्यादा दे रहा था। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने समय गिनने के लिए निशान बनाए हों। आर्या ने गिनने की कोशिश की। एक दीवार पर कम से कम 20 खरोंचें साफ दिख रही थीं। 21 की संख्या फिर उसके मन में गूंजी। कमरे में 5 महिलाएं थीं, सविता, एक कॉलेज की छात्रा नीलम, लगभग 50 वर्ष की कमला, और 2 अन्य जो अब बोलने की हालत में भी नहीं थीं। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, अनिश्चित प्रतीक्षा। राघव ने दोपहर में एक बार फिर कमरे के सामने आकर देखा। उसने सलाखों के बाहर खड़े होकर कहा, जब तक सच नहीं बताओगी, यहीं रहोगी। यह वाक्य वह हर किसी से कहता था, जैसे सच उसकी मुट्ठी में हो और बाकी सब झूठ हो। आर्या ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब भी स्थिर थी, पर भीतर संघर्ष गहरा रहा था। भूख धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। सुबह से कुछ खास नहीं खाया गया था। पानी सीमित था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। नीलम ने धीरे से कहा, दीदी, हमें कब छोड़ेंगे? उसके स्वर में बचपना था। आर्या ने उत्तर देने से पहले उसे गौर से देखा। जब डर खत्म होगा, उसने कहा। डर? नीलम ने पूछा। जो उन्हें है, आर्या ने धीमे स्वर में कहा। कमला ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, उन्हें डर नहीं, ताकत है। आर्या ने सिर हिलाया। ताकत का प्रदर्शन अक्सर डर को छिपाने के लिए होता है। कमरे में कुछ क्षण चुप्पी रही। बाहर से हंसी की आवाज आई। शायद राघव और उसके साथी चाय पी रहे थे। इस विरोधाभास ने माहौल को और भारी कर दिया। अंदर बंद महिलाएं, बाहर सहजता से चलती बातचीत। दोपहर ढलते ढलते गर्मी असहनीय हो गई। पंखे की आवाज अब सिर में हथौड़े जैसी लग रही थी। सविता ने फर्श पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। नीलम ने सलाखों को पकड़कर बाहर झांकने की कोशिश की, पर तुरंत एक सिपाही ने डांटा, पीछे हटो। आर्या ने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक कैद नहीं, मानसिक दबाव भी है। हर आवाज, हर डांट, हर प्रतीक्षा का पल, सब एक रणनीति का हिस्सा थे। शाम के करीब इमरान पानी की बाल्टी लेकर आया। उसने बिना आंख मिलाए बाल्टी अंदर सरका दी। बस इतना ही, उसने धीमे से कहा। आर्या ने उसकी आवाज में थकान के साथ असमंजस भी महसूस किया। कितने दिन से चल रहा है यह? उसने पूछा। इमरान ने हल्का सा सिर उठाया, फिर बोला, बहुत समय से। और ऊपर किसी को पता नहीं? पता है या नहीं, कहना मुश्किल है, उसने कहा। यह उत्तर आधा था, पर अर्थ स्पष्ट था। सिस्टम की चुप्पी भी भागीदारी होती है। शाम ढली, कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा। एक बल्ब जलाया गया, जिसकी रोशनी पीली और कमजोर थी। बाहर से फिर राघव की आवाज आई। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। सब नियंत्रण में है, उसने कहा। कोई समस्या नहीं। यह शब्द नियंत्रण फिर उभरा। आर्या ने महसूस किया कि नियंत्रण की यह भाषा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। रात दूसरी बार उतर आई। इस बार थकान और अधिक थी। शरीर भारी लगने लगा था, पर मन अब भी सजग था। नीलम धीरे धीरे रोने लगी। मां को नहीं पता मैं कहाँ हूं, वह बुदबुदाई। सविता ने उसे सहलाया। कमला दीवार से टिककर बैठी रही, आंखें सूनी। आर्या ने दीवार के सहारे पीठ लगाई और आंखें बंद कीं, पर सोई नहीं। उसे हर आवाज दर्ज करनी थी। आधी रात के आसपास अचानक बाहर हलचल हुई। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। फिर कदमों की तेज आहट। सलाखों के सामने राघव आया। उसके चेहरे पर चिढ़ थी। तुम सबको समझ नहीं आता? उसने गरज कर कहा। चुप रहो। किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, पर वह भीतर की शांति से भी परेशान था। उसने सलाखों पर डंडा मारा। आवाज कमरे में गूंज गई। नीलम सिहर गई। आर्या उठ खड़ी हुई। वह सलाखों के पास आई।
पर दूरी बनाए रखी। डर से शांति नहीं आती, उसने कहा। राघव ने उसे घूरा। तुम अभी भी सीख नहीं रही, उसने कहा। सीखना सबको पड़ता है, उसने उत्तर दिया। कुछ क्षण के लिए लगा कि वह सलाखें खोल देगा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। यह वही क्षण था। यदि वह अंदर आता, यदि वह हाथ उठाता, तो आर्या का संयम टूट सकता था। पर उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि एक क्षण का आवेग पूरी रणनीति को बर्बाद कर सकता है। राघव ने अंततः पीछे हटते हुए कहा, सुबह तक समझ आ जाएगा। वह चला गया। कमरे में फिर अंधेरा। इस बार हवा और भारी थी। भूख, प्यास, थकान सब एक साथ दबाव बना रहे थे। कमला ने धीमे से कहा, आप अलग लगती हैं। आर्या ने उसकी ओर देखा। कैसे? आपकी आंखों में डर कम है। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर है, पर डर को दिशा देनी पड़ती है। यह वही वाक्य था जो उसने पहले भी कहा था, पर अब उसका अर्थ और गहरा था। वह खुद भी महसूस कर रही थी कि शरीर की सीमाएं हैं। लगातार जागना, सीमित भोजन, मानसिक तनाव सब असर कर रहे थे। एक क्षण को उसके मन में आया, क्यों न सच बता दूं, क्यों न अभी सब खत्म कर दूं, पर फिर उसे याद आया 21 महिलाएं। यदि यह केवल उसकी व्यक्तिगत लड़ाई बन गई, तो बाकी सब पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। उसे प्रतीक्षा करनी थी। रात के अंतिम पहर में अचानक बाहर गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। दूर कहीं इंजन रुके। इमरान तेजी से भागता हुआ गया। राघव की आवाज आई, कौन है? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, पर माहौल बदल गया। आर्या ने सलाखों के पास जाकर बाहर झांकने की कोशिश की। अभी कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर हवा में तनाव था। नीलम ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ? आर्या ने कहा, सुबह करीब है। यह वाक्य केवल समय का संकेत नहीं था, आशा का भी था। बाहर कदमों की आहट तेज हुई। किसी ने जोर से कहा, दरोगा साहब। राघव की आवाज में अब पहले जैसी ठसक नहीं थी। हाँ। मुख्यालय से वाक्य अधूरा रह गया, पर स्वर में घबराहट थी। कमरे के भीतर बैठी महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्या ने गहरी सांस ली। लंबी रात अपने अंत के करीब थी, पर अभी भी सब कुछ स्पष्ट नहीं था। यह अंतिम सहनशीलता की घड़ी थी, जहां दर्द, थकान और प्रतीक्षा मिलकर मन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, बस थोड़ा और। बाहर अब आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। आदेश, सवाल, तेज कदम। सलाखों पर पहली बार डर की नहीं, संभावना की आहट पड़ी। और उस संभावना के साथ कमरे के भीतर बैठी हर महिला की आंखों में हल्की रोशनी झिलमिलाई। रात ने उन्हें तोड़ा नहीं था, अभी नहीं। और अब जो होने वाला था, वह केवल एक व्यक्ति के नियंत्रण का अंत नहीं, एक लंबे अन्याय की शुरुआत का खुलासा था। रात पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन चेक पोस्ट के आंगन में फैली सफेद हेडलाइटों की रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया था। जिस परिसर में कभी दरोगा राघव प्रताप की आवाज अंतिम आदेश हुआ करती थी, वहीं अब कदमों की सधी हुई आहट और आधिकारिक निर्देशों की स्पष्ट ध्वनि गूंज रही थी। मध्य प्रदेश के इस छोटे से थाने में पहली बार ऐसा लगा मानो दीवारें भी सुन रही हों। मुख्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बिना समय गंवाए रिकॉर्ड कक्ष की ओर बढ़ी। अलमारियां खुलीं, धूल जमी फाइलें बाहर निकाली गईं और रजिस्टरों के पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ना जैसे किसी दबे हुए सच की परत था, जिसे अब छिपाए रखना संभव नहीं था। राघव ने संयत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीने की महीन रेखाएं उभर आई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह सब एक गलतफहमी है, कि जिन महिलाओं को रोका गया था वह नियमित पूछताछ का हिस्सा था। पर उसके शब्द अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं रखते थे। दूसरी ओर आर्या देशमुख को उसी कमरे से बाहर लाया गया जहां वह कई घंटों से बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी, आंखों के नीचे हल्की सूजन, होंठ सूखे हुए, लेकिन उसकी दृष्टि स्थिर थी। वह जानती थी कि यह क्षण केवल उसकी व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं, बल्कि उन 21 महिलाओं के सम्मान का भी है जिन्हें कभी बिना कारण रोक कर रखा गया था। वरिष्ठ अधिकारी ने उससे शांत स्वर में कुछ प्रश्न पूछे। उसने क्रमवार सब बताया, कब रोका गया, कैसे व्यवहार हुआ, किन परिस्थितियों में अन्य महिलाओं को रात भर रोके रखा गया। उसके शब्दों में आरोप से अधिक तथ्य थे, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी।
कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति समझ रहा था कि यह बयान केवल एक घटना का नहीं, एक प्रवृत्ति का उद्घाटन है। इमरान शेख, जो अब तक चुपचाप आदेशों का पालन करता आया था, पहली बार आगे बढ़ा। उसने स्वीकार किया कि कई बार उसे भी असहजता हुई थी, पर वह वरिष्ठ के दबाव में कुछ कह नहीं सका। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें राहत भी थी। उसने बताया कि रजिस्टरों में समय बदलकर दर्ज किया जाता था, कि कुछ प्रविष्टियां जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाती थीं। यह सुनते ही वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त नजर से राघव की ओर देखा। वातावरण में तनाव गहरा गया। राघव ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, पर अब उसके शब्द खोखले लग रहे थे। सत्ता का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे तेज धूप में बर्फ। बाहर आंगन में खड़ी महिलाओं, सविता, नीलम, कमला और अन्य को भी अलग अलग बैठाकर बयान लिया गया। नीलम ने रोते हुए कहा कि उसे अपनी मां को फोन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। कमला ने बताया कि उम्र का लिहाज किए बिना उसे घंटों खड़ा रखा गया। सविता ने शांत स्वर में कहा कि डर पैदा करना यहां की आदत बन चुकी थी। हर बयान एक दूसरे की पुष्टि कर रहा था। वरिष्ठ टीम ने तुरंत आदेश दिया कि सभी महिलाओं को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यह सुनते ही पहली बार उनके चेहरों पर वास्तविक राहत की चमक दिखाई दी। राघव को कार्यालय में बुलाया गया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर खड़े सिपाहियों के लिए भीतर की बातचीत सुन पाना संभव नहीं था, पर आवाजों के उतार चढ़ाव से स्पष्ट था कि स्थिति गंभीर है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और राघव बाहर आया। उसके कंधे झुके हुए थे। उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और विभागीय जांच की घोषणा हो चुकी थी। यह निर्णय केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था, यह उस मानसिकता पर प्रहार था जो वर्दी को अधिकार का पर्याय समझ बैठी थी। आर्या ने यह दृश्य शांत आंखों से देखा। उसके भीतर कोई विजय का उन्माद नहीं था। वह जानती थी कि असली जीत तब होगी जब ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। वरिष्ठ अधिकारी उसके पास आए और कहा कि उसकी साहसिकता ने कई और संभावित अन्यायों को रोका है। उसने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसने उत्तर दिया कि उसने केवल वही किया जो हर नागरिक को करना चाहिए, अन्याय के सामने खड़े होना। रात धीरे धीरे बीत रही थी, पर इस बार अंधेरा बोझिल नहीं था। चेकपोस्ट के बाहर सुबह की हल्की आभा दिखाई देने लगी। पक्षियों की पहली चहचहाहट सुनाई दी। वातावरण में एक नई शुरुआत की आहट थी। महिलाओं को सरकारी वाहन से उनके घरों की ओर रवाना किया गया। जाते समय नीलम ने आर्या का हाथ थामा और कहा कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इसी रात उसने सीखा कि डर से बड़ा साहस होता है। कमला ने आशीर्वाद दिया और सविता ने दृढ़ स्वर में कहा कि यदि कभी जरूरत पड़ी तो वे सब गवाही देने को तैयार रहेंगी। इमरान कुछ दूर खड़ा था। उसकी आंखों में अपराधबोध और कृतज्ञता का मिश्रण था। उसने धीमे स्वर में कहा कि उसे देर से सही, पर सच के साथ खड़ा होना चाहिए था। आर्या ने उसे देखा और कहा कि कभी-कभी एक कदम देर से उठता है, पर यदि दिशा सही हो तो वह भी मायने रखता है। यह वाक्य सुनकर इमरान के चेहरे पर हल्की शांति आई। सुबह पूरी तरह उजाला बन चुकी थी। थाने की दीवारें, जो रात में भय का प्रतीक लग रही थीं, अब साधारण ईंट पत्थर की संरचना भर थीं। सत्ता का भ्रम उतर चुका था। वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक बयान दर्ज किए और टीम वापस लौटने लगी। जाते जाते उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी नागरिक को बिना स्पष्ट आधार के रोका नहीं जाएगा और हर कार्रवाई की पारदर्शी प्रविष्टि अनिवार्य होगी। आर्या ने अंतिम बार उस परिसर की ओर देखा। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले यही स्थान उसे बंदीगृह जैसा लगा था, पर अब वही जगह एक परिवर्तन की साक्षी थी। उसने महसूस किया कि साहस हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी-कभी वह चुपचाप टिके रहने से भी जन्म लेता है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर वह थकान से अधिक भावनात्मक राहत की थी। जब वह बाहर सड़क पर पहुंची, तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। आसमान साफ था। रात का बोझ पीछे छूट गया था, पर उसके मन में एक संकल्प स्पष्ट था। यह घटना केवल स्मृति बनकर नहीं रहेगी, यह व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बनेगी। उसे पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, प्रश्न उठेंगे, शायद विरोध भी होगा, पर अब उसने देख लिया था कि अन्याय कितना भी संगठित क्यों न हो,
यदि कोई व्यक्ति बिना झुके खड़ा हो जाए तो उसकी दीवारों में दरार पड़ती ही है। इस सुबह ने केवल एक दरोगा का निलंबन नहीं देखा था, इसने उस विश्वास की पुनर्स्थापना देखी थी कि कानून वर्दी से बड़ा है और सम्मान भय से ऊंचा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत लेती है, जहां साहस व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक बन जाता है, और जहां एक साधारण औरत की दृढ़ता पूरे तंत्र को आईना दिखा देती है। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सड़क के किनारे खड़े नीम के पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी, और वही चेक पोस्ट, जो पिछली रात तक भय और अहंकार का प्रतीक था, आज असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रहा था। मध्य प्रदेश की उस सीमा चौकी पर अब सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा पराजय का नहीं, परिवर्तन का था। दरोगा राघव प्रताप का निलंबन केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, वह उस मानसिकता के विरुद्ध एक औपचारिक घोषणा थी जो वर्दी को कानून से ऊपर समझ बैठी थी। आर्या देशमुख जब उस परिसर से बाहर निकली तो उसके कदम भारी अवश्य थे, पर उनमें किसी हार का बोझ नहीं था। वह जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू होगी कागजों में, अदालतों में, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की सोच में। रास्ते भर उसे पिछली रात की हर आवाज याद आती रही, सलाखों की खनक, आदेशों की कर्कशता, और फिर वही निर्णायक क्षण जब मुख्यालय की टीम पहुंची। पर उन स्मृतियों के बीच एक बात सबसे स्पष्ट थी, यदि वह चुप रहती तो यह कहानी यहीं दम तोड़ देती। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया। उस आलिंगन में शब्दों से अधिक भाव थे, चिंता, राहत और गर्व। मोहल्ले में खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग सहानुभूति से मिले, कुछ ने दूरी बनाए रखी, तो कुछ ने धीरे से कहा कि व्यवस्था से टकराना ठीक नहीं। आर्या ने हर प्रतिक्रिया को शांत मन से सुना। उसे मालूम था कि समाज हमेशा दो भागों में बंटता है, एक जो अन्याय देखकर चुप रहता है, और दूसरा जो जोखिम उठाकर बोलता है। वह दूसरे हिस्से में खड़ी थी, और अब उसे पीछे नहीं हटना था। अगले कुछ दिनों में स्थानीय समाचार पत्रों ने घटना को प्रमुखता से छापा। कई पुरानी शिकायतें भी सामने आने लगीं। जिन महिलाओं ने पहले डर के कारण आवाज नहीं उठाई थी, वे अब आगे आकर बयान देने को तैयार थीं। यह केवल व्यक्तिगत साहस का परिणाम नहीं था, यह सामूहिक जागृति का संकेत था। आर्या ने स्वयं पहल कर एक जन सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने कानूनी सलाह ली, सामाजिक संगठनों से संपर्क किया, और उन सभी को आमंत्रित किया जो कभी चुपचाप अन्याय सहते रहे थे। जनसुनवाई के दिन हॉल भरा हुआ था। मंच पर खड़ी होकर उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, केवल तथ्य रखे और एक प्रश्न पूछा, क्या हम डर के कारण चुप रहेंगे या सम्मान के लिए खड़े होंगे? यह प्रश्न हवा में नहीं खोया, उसने उपस्थित लोगों के भीतर हलचल पैदा की। कई महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा कीं। किसी ने अवैध वसूली का उल्लेख किया, किसी ने अपमानजनक व्यवहार का। हर कथा एक धागा थी, और मिलकर वे एक बड़ा चित्र बना रही थीं, एक ऐसा चित्र जिसमें सत्ता का दुरुपयोग स्पष्ट था। इस बीच विभागीय जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। राघव प्रताप ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश की, पर दस्तावेजों और गवाहियों का भार बढ़ता गया। इमरान शेख ने आधिकारिक बयान में वही स्वीकार किया जो उसने उस रात कहा था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता गया कि प्रणाली के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो सही समय पर सच का साथ देते हैं। कुछ महीनों बाद अंतिम आदेश आया, राघव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। यह निर्णय सुनते ही आर्या ने गहरी सांस ली। उसे कोई निजी संतोष नहीं हुआ, उसे केवल यह लगा कि व्यवस्था ने देर से सही पर प्रतिक्रिया दी। पर उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने तय किया कि यह घटना केवल समाचार बनकर नहीं रहनी चाहिए, इसे सीख में बदलना होगा। उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नागरिक अधिकारों पर वार्ता देना शुरू किया। उसने समझाया कि कानून का ज्ञान केवल वकीलों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए आवश्यक है। उसने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और कैसे सामूहिक हस्ताक्षर व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं। उसकी आवाज में आक्रोश नहीं, स्पष्टता थी। लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वह मुस्कुराकर कहती, डर लगा,
पर डर को दिशा देना सीखा। यही दिशा परिवर्तन की शुरुआत है। समय बीतता गया, पर उस रात की स्मृति उसके भीतर एक स्थायी दीपक की तरह जलती रही। वह दीपक उसे याद दिलाता रहा कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, और यदि कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो उसे पुनः स्थापित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आज जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सलाखों की ठंडक नहीं, बल्कि उन आंखों की चमक याद आती है जो सुबह होते होते आशा से भर उठी थीं। यही इस कहानी का सार है। एक साधारण औरत को कमजोर समझने की भूल ने एक पूरे तंत्र को आईना दिखा दिया। और अब यदि आप यह कहानी सुन या पढ़ रहे हैं तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए। यदि आपके सामने अन्याय हो तो क्या आप चुप रहेंगे या आर्या की तरह खड़े होंगे? परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं, यह सामूहिक साहस का परिणाम है। यदि आपको यह कथा प्रेरित करती है तो इसे आगे साझा कीजिए। अपने परिवार और मित्रों से चर्चा कीजिए। अपने अधिकारों के बारे में जानिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तभी व्यवस्था सुनती है। जब हम संगठित होते हैं तभी बदलाव स्थायी बनता है। आपकी एक आवाज किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप अन्याय के विरुद्ध मौन नहीं रहेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे और हर उस व्यक्ति का साथ देंगे जो सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। फुट यही इस कहानी का अंतिम संदेश है। साहस संक्रामक होता है, और जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो कई और खड़े होने की हिम्मत पाते हैं।